स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो हम आज देखने वाले क्लास 11th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 5 है ये, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो चलिए, फॉरेन ट्रेड के बारे में देखिए यहाँ पे क्या क्या सवाल उत्पन्न होते हैं। देयर इज़ ए क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट वाज द कंडीशन इंडियन फॉरेन ट्रेड बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि व्हेन द ब्रिटिशर्स वेयर नॉट हियर, देन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, condition of Indian foreign trade before the arrival of Britishers, and what was the reason why it changed dramatically. It has a very serious issue. It changed very dramatically. So what was the reason? So let's discuss about this thing. Okay, so when we talk about our ancient trade history, India had a very significant role. In ancient time, India was important trading hub, you can say, trading center, important trading center, you can also say important trading center. Okay, it means India had a very fine role at that time. So now we will discuss why it changed dramatically. So it changed due to some reason. It changed due to following reasons. We will discuss the reasons below. Okay. So the first reason was the restrictive policy of commodity production. It means Britishers restricted us, or you can say restricted Indians from being trading. How? तो दे यूज्ड, उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लाए, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, और इसके थ्रू क्या किया, इसके थ्रू बहुत सारे आइटम्स को मना कर दिया वहाँ पर एंट्री करने से। इंडिया के आइटम्स को ब्रिटेन में जाने से पाबंदी लगा दी गई, और बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे दे हैव टू बरी अ लॉट, बट उनका लाइफ बहुत बुरा हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड एंड टैरिफ्स। ट्रेड एंड टैरिफ्स, ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स। ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स जो थे यहाँ पे बहुत सारे लगाए गए, जिसके कारण से क्या क्या बहुत सारे बदलाव आ गए। स्ट्रक्चर जो था उसमें बदलाव आ गया, इंडिया के कंपोजिशन में चेंजेस आ गए, और अगर कहें हम तो इंडिया के जो वॉल्यूम जो था, इंडिया का जो वॉल्यूम था फॉरेन ट्रेड का, वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इसमें भी बदलाव आ गया। तो ये सारे बहुत सारे बदलाव आ गए। और पहले क्या था, इंडिया देखिए पहले क्या करता था, इंडिया अब एक्सपोर्टर बन गया था, सिर्फ और सिर्फ इन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्टर बन गया था, रॉ सिल्क का, कॉटन का, उल, शुगर, इंडिगो,
जूट, इन सारे चीज़ों का वो एक्सपोर्टर बन गया था सिर्फ। और इंपोर्ट क्या कराता था वो देखिए, इंडिया इंपोर्ट जो है वो कराता था उलेन क्लॉथ्स, उलेन क्लॉथ्स हो गए, सिल्क क्लॉथ्स हो गए, सिल्क क्लॉथ्स हो गए और कॉटन क्लॉथ्स हो गए। ये सब जो है इंडिया में आने लगे। जबकि पहले क्या होता था, पहले इंडिया इन चीज़ों को बाहर भेजता था, और आज क्या हो गया, आज इन्हें ना वो बाहर से मंगवा रहा था। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट चेंज दैट अकर्ड देयर, जिसके वजह से क्या हुआ, भारत का जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। देयर इज़ वन मोर पॉइंट, लेट्स डिस्कस हियर द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ द वे कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, ये सब भी मंगवाया करते थे। यहाँ पे इंपोर्ट वाले गुड्स में हम लोग इसको भी डाल सकते हैं। तो वी कैन से दैट लाइट मशीनरीज, ये भी हमें कहाँ से मंगाना पड़ता था, ये भी हम बाहर से ही मंगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किस तरीके से काफ़ी प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारा एंशिएंट ट्रेड की बात करें, ट्रेड हिस्ट्री की बात करें, तो ये बहुत ही क्या था, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था इंडिया पहले। इंडिया वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, बट इट चेंज्ड व्हेन द ब्रिटिशर्स केम। Britishers put forward a very restrictive policies that brought India into an exporter of the things, into an importer of the finished goods. It has changed the structure, composition and volume of India's trade. This was also India's trade volume, means it was used to be very large in number. India's foreign trade का जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा, पहले वो इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करता था वो, लेकिन आज क्या हो गया, चेंजेस हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो आगे देखिए हम लोग समझ सकते हैं क्या, इंडिया सिल्क की बात करें तो सिल्क इंडिया क्या करता था, बाहर से मंगाया करता था। इंडिया इनको भेजता था, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन जाया करती थी, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन जाया करती थी। उल, शुगर, इंडिगो, जूट, जनरली वो ना करते क्या थे, ब्रिटिश लोग जो थे वो कैश क्रॉप्स को क्या करते थे, वो जनरली यूज़ करते थे, वो लाते थे कैश क्रॉप्स को अपने देश में लाते थे, उसको फिर करते क्या थे, वो इस्तेमाल करते थे उनका, और वापस इंडिया में लाते थे फिनिश्ड गुड्स को। फिनिश्ड गुड्स जो था इंडिया में आता था, जैसे अभी नहीं, ये सिल्क का कपड़ा वहाँ जाता था और सिल्क का क्लॉथ वापस वहाँ से आता था हमारे यहाँ। कॉटन क्लॉथ्स आते थे, कॉटन क्लॉथ्स आते थे, उलेन क्लॉथ्स आते थे, उलेन क्लॉथ्स आते थे। तो इस तरीके से डिफरेंट क्लॉथ्स जो फिनिश होते थे तो वो वापस इंडिया आ जाया करते थे। तो देखिए ये जो हमने देखा, ये हमारा अब तक का देखा हमने कि किस तरीके से इंडिया जो है फॉरेन ट्रेड इतना सारा प्रभावित हुआ, इसका कारण देखा हम लोगों ने। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ हम देखेंगे कि हाउ डिड ब्रिटिश ब्राउट दिस चेंजेस, अंग्रेज़ों ने इस तरह के चेंजेस को कैसे लाया, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया कैसे एक्सपोर्टर से रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्टर था वो कैसे बन गया। पहले तो वो इंपोर्टर, पहले वो एक्सपोर्टर बन गया किसका, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का। तो ये कैसे, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? अगर आप एक्सेप्ट करते तो उसका रीज़न दीजिए, और अगर डिसएग्री करते तो उसका भी रीज़न दीजिए। तो इंडिया क्या था पहले, इंडिया पहले था क्या, वो फिनिश्ड गुड्स तैयार करके दूसरे देशों को भेजा करता था। लेकिन आज क्या हो गया, आज रॉ मटेरियल भी बाहर देशों को भेज रहा था और बाहर से फिनिश्ड गुड्स यहाँ अपने देश में मंगा रहा था। तो देखिए ये बात तो वाकई में ये सही बात है, यस इट वाज करेक्ट एंड आई एग्री दिस थिंग, बिकॉज इंपोर्ट जो था वो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन ने क्या किया, एक मोनोपोली राइट्स के तहत सारा का सारा जो भी व्यापार हमारा होता था, हमारा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के कब्ज़े में था,
ओनली ब्रिटेन को ही हम लोग क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे ब्रिटेन से, और थोड़े थोड़े मात्रा में हम लोग का व्यापार चाइना, सिलोन मतलब मॉडर्न श्रीलंका कह सकते हैं, पर्सिया के साथ होता था। ठीक है। और अगर हम कहें जब स्वेज कनाल जब आया, स्वेज कनाल जब ओपन हो गया, तो समझिए कि ये जो ट्रेड जो था इंडिया से, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम था, ये और तेज़ हो गया, और तेज़ी से होने लगा जब स्वेज कनाल, देखिए लुक एट देयर, यहाँ पे स्वेज कनाल जो है वो इसके कारण से क्या हो गया, वो और भी फास्ट हो गया। तो पहला हमने ये देखा कि मोनोपोली राइट्स के कारण क्या हुआ, इंडियन गुड्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, और थोड़े बहुत जो थे चाइना, सीलोन और पर्सिया जाते थे। स्वेज कनाल के आने के बाद ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंटेंसिफाई हो गई और ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक था कॉलोनियल पीरियड के दौरान। चलिए तो अब इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाज दैट द जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। व्हाट वाज हैपनिंग देयर, व्हाट वाज हैपनिंग देयर, एक्सपोर्ट, we can say generation of a large, we can say generation of a large export surplus। देखिए यानी कि देखिए क्या करते थे, इंडिया से ना एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जनरेट करना पड़ता था चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही था कॉलोनियल पीरियड में। अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता था वो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करते थे, चीज़ों को जमा कर लेते थे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस वाज डन एट द वेरी ह्यूज कॉस्ट। दिस वाज केम एट द ह्यूज कॉस्ट। इट मीन्स वी हैव टू पे ए लॉट। पे ए लॉट मीन्स देखिए हमें क्या क्या चीज़ें पे करनी पड़, मतलब हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों को समस्याएं हमारे सामने होती थी। जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल होता था। क्लॉथ्स हो गए, किरोसिन हो गया, ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी ना, वो बहुत इसका किल्लत होने लगा। जब अंग्रेज़ यहाँ से उठा कर सब चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे, सारी चीज़ों को अपने देश में, तो हमारे देशों में फूड ग्रेन्स की कमी आ गई, क्लॉथ्स की कमी आ गई, किरोसिन ऑयल तक के लिए लोगों को तड़पना पड़ रहा था। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वहाँ पे अराइज हुआ। ओके, तो दिस वाज द कॉस्ट वी हैव पेड फूड ग्रेन, क्लॉथ्स एंड किरोसिन। दीज थिंग्स वे आर नॉट अवेलेबल in the domestic market. These were not available in the domestic market, and this is why people were भूखे मर रहे थे लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारा अकाल पड़ रहा था भारत में। आगे अगर हम लोग बात करें, दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी रिजल्ट। लुक एट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस डिज नॉट रिजल्ट एनीथिंग एल्स, रिजल्ट नथिंग। It means we can say that export surplus results nothing, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग आगे कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट जो वो कमाते थे उससे वो वो खर्च करते थे अपने ऑफिस चलाने वाने में। द प्रॉफिट अर्नड वेस्टेड in the maintenance of their institutions, in the maintenance of their institutions। जो भी इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिटिश चलाते थे उसको चलाने में ही बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। ये जो भी पैसा कमाते थे एक्सपोर्ट करके इंडिया से ट्रेड करने के बाद, उसका ना कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता था। वो बस करते क्या थे, वो अपने जितने भी मेंटेनेंस की चीज़ें होती थी उसमें इसका इस्तेमाल कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि ऑल वेल्थ वे आर ड्रेन्ड टू इंग्लैंड। सारा का सारा वेल्थ कहाँ चला जाता था,
वेल्थ ड्रेन होकर इंग्लैंड चला जाता था। और देखिए हमारे लोग इस तरीके से बेचारे कितने, ये फैमिन्स के समय कई तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया गया कितनी बुरी स्थिति इन लोगों की थी। अकाल बहुत पड़ता था हमारे देश में। चले हम लोग आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको इस्थमस एक वर्ड से पहले आपको ये रूबरू करा दूं। देखिए इस्थमस किसे कहते हैं? इस्थमस देखिए कहते हैं किसे, जब एक वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से कोई रेखा जोड़ रही होती है तो इसे ना इस्थमस कहते हैं। इसे जैसे हिंदी में जल डमरू कहते हैं। इट मीन्स ये इस तरीके का ये होता है, यानी कि यहाँ से ना वाटर बीच से आना जाना कर सकता है, तो इसे इस्थमस कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये सुएज कनाल के बारे में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहली बात ये क्या है, ये आर्टिफिशियल, इसे मनुष्य ने बनाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य ने एक बहुत विशाल काम कर दिया जो कि असंभव सा जान पड़ता था, लेकिन इसे मनुष्य ने किया है। आर्टिफिशियल वाटरवे, ओके, एंड हाउ इट वाज रनिंग, इट वाज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, और यू कैन से नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। So it's an artificial waterway. Next point we can say that it connects देखिए जोड़ता है किसे किसे है वो देख लीजिए। पोर्ट सैद को जोड़ता है। पोर्ट सैद किधर? मेडिटेरानियन में, मेडिटेरानियन सी में को जोड़ता है किससे? ये जोड़ता है गल्फ ऑफ सुएज को जोड़ता है। समझ आई बात? मेडिटेरानियन को गल्फ ऑफ सुएज से जोड़ने का काम करता है ये। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं, देखिए इससे ना फ़ायदा हुआ। देखिए किन किन जगहों पर ना ट्रेड रूट्स खुल गए। तो साउथ एशिया में ट्रेडिंग रूट्स खुल गए। ईस्ट अफ्रीका के लिए ट्रेडिंग रूट्स क्या हो गए? खुल गए। और अगर कहे तो ओशियनिया, मतलब कि यहाँ से ना हम लोग इंडियन ओशियन तक जा सकते थे। इंडियन ओशियन हम लोग यहाँ से पहुँच सकते थे, वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हम कहें इसे इसके बारे में तो ये स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों आधार पर अगर हम कहें तो ये क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। इम्पॉर्टेंट वाटरवेज हम लोग कह सकते हैं कि जो वाटरवेज जो तैयार हुआ ये पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वाटरवे माना जाता है। सामरिक और आर्थिक दोनों रूप में इसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इसका, देखिए कब इसको स्टार्ट किया गया था? 1869 में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और इससे क्या हुआ? 1869 से क्या हुआ? तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो क्या था? वो कम गया। ठीक है, और इंडियन ओशियन तक पहुंचना आसान हो गया। इंडियन ओशियन तक पहुंचना इजी हो गया है ना। और यहाँ से फिर इंडिया के मार्केट तक पहुंचना भी आसान हो गया। इंडियन मार्केट वाज इजी टू एक्सेस। इंडियन मार्केट वाज इजी टू एक्सेस। तो यहाँ पे हमने देखा क्या? ये सबसे पहली बात आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल वाटरवे ये था जिसे मनुष्य ने बनाया था। ओके, इट वाज आर्टिफिशियल, देन इट वाज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फैला हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न इसका जो फैलाव है देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इजिप्ट देखो, यहाँ पे पोर्ट ज़ैद देखिए, यहाँ आगे लिसन हियर, लुक एट हियर। ओके, तो पोर्ट सैद को गल्फ ऑफ सुएज से जोड़ने का काम करता है। साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और ओशियनिया को जोड़ने का काम ये करता है। स्ट्रैटेजिकली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बेस में आता है, ये गिना जाता है। 1869 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंडियन ओशियन के लिए रास्ता, ये दोनों क्या हो गया? ये खुल गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया? लो हो गया। लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट रिजल्टेड इन, ओके,
और इंडिया का जो मार्केट था वहाँ जा पाना भी क्या हो गया, सबके लिए बहुत आसान हो गया। तो यहाँ हमने सुएज कनाल देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक 1.6 जो हमारा है डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। पॉपुलेशन सेंसस मतलब जनसंख्या। देखिए जनसंख्या जो है इसका जो गणना होता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या इसमें है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहली दफ़ा जो है ये 1881 में हुआ था। दिस वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1881। ओके, देन दे आर गॉट वेरियस डिटेल्स। यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मिले थे वहाँ पे, दे गॉट वेरियस डिटेल्स। देन दे रिवील्ड द अनइवननेस of the India's population growth. India's population growth was Indian population growth was uneven. Okay, then we can also this was done after every 10 years. Okay, then we are moving towards the next point, that is before 1821 India was the first stage of development. यहाँ पे 1821 में सबसे पहली बार क्या हुआ था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब देयर वाज समथिंग वेरी ग्रेट चेंज, ट्रांजिशन देखने को वहाँ पे मिला 1821 के, सॉरी 1921, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 1921 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिला। फिर हम लोग ऐसा कहें तो इंडियन पॉपुलेशन का जो रेट था वो ना तो ज़्यादा हाई था, ना ही नाइदर टू मच हाई नॉर वेरी लो। पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी जो था हमारे यहाँ का वो बहुत तेज़ी से बदल रहा था, और ये देखने में बहुत ही अजीब बात थी कि ना तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ का पॉपुलेशन रेट सेंसस में ग्रोथ को देखा गया, ना ही बहुत ही कम देखा गया, इट वाज वेरी मिनिमल। देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें हमें बताई गई, एक बार फिर से चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1881 में पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहली बार कंडक्ट किया गया। दे कलेक्टेड वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अनइवन। दिस वाज डन आफ्टर एवरी 10 years. Before 1921, first time demographic transition could be seen there, neither too much high, ये हम लोग बात कर रेट की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा हाई था और ना ही बहुत ज़्यादा लो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन को जो मेज़रमेंट करने के लिए जो सोशल जो डेवलपमेंटल के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में। तो 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1921, द ओवरऑल लिटरेसी रेट जो बताया जाता है वो करीब 10% था। दैट वाज अराउंड 10%। ओके, देन 16%। ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज 60%. Then if we calculate the female literacy rate, it was very minimal. Female literacy rate was only about 7%. ये जो हमारा रिपोर्ट है वो 1921 के सेंसस से प्राप्त हुआ था, जिसमें ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था वो 16% देखने को मिला, और अगर वुमेन को अगर हम लोग सिर्फ मेज़र करें वहाँ तो वो आपका 7% था। देखिए, और अगर बात करें हम लोग अंग्रेज़ों के समय की बात करें तो ये जो सोशल इंडिकेटर मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी, ठीक है। और इसका कारण क्या था, पब्लिक हेल्थ केयर जो फैसिलिटी था वो अवेलेबल नहीं था। दिस वाज नॉट अवेलेबल, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। फैसिलिटीज़ के नहीं होने के कारण से बहुत सारी जान हमारे यहाँ गई।
किसके, देखिए कारण क्या था, कारण था वाटर और एयरबॉर्न डिजीजेज, वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज। ये जो बीमारियां जो उत्पन्न होती थी पानी से और हवा से जो उत्पन्न होती थी, में अशुद्धियों से जो उत्पन्न होती थी, उसके कारण से क्या होता था, बहुत सारा जो लाइफ जो होता था एक साथ मर जाते, बहुत सारे लोग मर जाते थे। ये जो होता था बहुत सारी जानें जाती थी हमारे देश में इन बीमारियों से। ह्यूज टॉल ऑफ लाइफ, दीज वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस टुक ह्यूज टॉल ऑफ लाइफ, बहुत सारी जानें इन बीमारियों ने ली हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल मोर्टालिटी रेट की बात करें तो दैट वाज वेरी हाई। ओवरऑल मोर्टालिटी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ हमने देख लिया क्या चीज़ कि लिटरेसी रेट के बारे में देखा। 1921 में लिटरेसी रेट 16% था, फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो 7% था। और अगर हम बात करें मोर्टालिटी रेट की तो वो बहुत ही हाई थी, और इसका कारण था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का नहीं होना, और दूसरा था वाटर और एयरबॉर्न डिजीज़ जब फैलने लगता था तो बहुत सारी जानें एक साथ चली जाती थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें तो ये देखिए इसका जो है ये 218 पर 1000, ये कब कैलकुलेट किया गया था, ये भी जो देखिए हमारे पास जो आंकड़ा जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वो 1921 के सेंसस के आधार पर है। 1921 के सेंसस पे आधार पे 218 पर 1000, और अगर आज के दौर से इसे कंपेयर करें, ये तो था 1921 का, और आज जो है वो 33 पर 1000 ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। अगर इसकी बात करें, आज की बात करें तो नाउ इट मीन्स 2020। तो इंडिया में आज क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है बच्चे हमारे यहाँ नहीं मरते हैं। पैदा होने के बाद साल भर की उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं वो इसमें गिने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1921 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जो कि आज बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये बहुत ही लो था उस समय। 1921 की बात करें, मैंने जैसा बताया ये सारा बेसिस किसके पर है, 1921 पे। तो यहाँ पे 44 ईयर्स जो है, 44 ईयर्स 1921 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और अगर आज की बात करें तो ये आपका 69 ईयर्स हो चुका है। यानी कि हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं। तो हमने देख लिया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हमने कंपेयर कर लिया उसे आज और कल में, है ना, हमने कंपेयर कर लिया इसे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो इसका ना हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमें इसकी जानकारी सही तरीके से नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं था। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डाटा, अंग्रेज़ों ने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया इसे, इसीलिए इसका एब्सेंस होने के कारण जो है हमें पूरी जानकारी इसकी नहीं मिल पाई। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस to specify the extent of poverty at that time। अगर हमारे पास कोई डाटा होता तो हम बता सकते थे, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई डाटा है ही नहीं, तो हम लोग कैसे किसी तरह से इसको एस्टिमेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉवर्टी क्या करता था, प्रिवेल करता था, और बहुत ही बुरी स्थिति थी वहाँ पे। बट there prevailed extensive poverty, बहुत बड़े पैमाने पर जो है पॉवर्टी था। और इंडिया का जो प्रोफाइल अगर कहें तो इंडिया की स्थिति बहुत ही वर्स्ट कंडीशन था वहाँ पे, लोगों का बहुत ही बुरी कंडीशन थी लोगों की। और कॉलोनियल टाइम में आपको कुछ इमेजेस मैंने दिखाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कॉलोनियल पीरियड में कितना बुरा हाल इन्होंने कर दिया था कॉमन लोगों का। तो पॉवर्टी के बारे में कोई डाटा उन्होंने सामने रखा नहीं हमारे, इसीलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है उस बात को बताना। लेकिन ये तो पक्का है कि वहाँ पे बहुत
ज़्यादा मात्रा में क्या था, पॉवर्टी था, जो कि बहुत बुरी कंडीशंस को वहाँ पे ला रहे थे। चलिए, तो हमारा यहाँ पे 5th पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलते हैं।